दोस्तों नमस्कार। आज हम मानव विकास पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन देखेंगे। दोस्तों जब ये 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप 149 पीडीएफ और वीडियो रख सकते हैं, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 95 पे संपर्क करके आप एटम बम्बई ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे मानव विकास क्या है। मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। यानी मानव विकास क्या करता है, लोग के विकल्पों में विस्तार करता है और विस्तार के साथ साथ जो कल्याण होता है, जो समृद्धि होती है, उसको ऊंचा उठाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मानव विकास लोग के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम 1990 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास को लोगों के विकल्पों में विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। और उनका मानना है कि कुछ विकल्प था, जैसे लंबा एवं स्वस्थ जीवन का विकल्प लोगों को मिलना चाहिए। अगर आप लंबा एवं स्वस्थ, जो हुष्ट पुष्ट शरीर और 80-100 वर्ष जीने का आपके पास अधिकार होना चाहिए। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति का अवसर होना चाहिए। अगर जिस प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने से, प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, व्यवसायिक शिक्षा हो, प्राप्त होने का एक अवसर आपको सरकार द्वारा मिलना चाहिए। अच्छा जीवन स्तर जीने का अवसर आपको मिलना चाहिए। अच्छा जीवन स्तर, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल किसको बोलते हैं? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जीवन स्तर के लिए मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि एक अच्छा घर हो, थोड़ा सा जिसमें टहलने उलने की पार्किंग की सुविधा भी हो, गार्डन वगैरह भी हो, गाड़ी हो, संसाधन जो है खाने पीने की जो चीज़ें हो, परिवार सुखी संपन्न हो और आसपास के पड़ोसी भी अच्छे हो, तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। लोगों के जीवन में बड़ी कई कठिनाई है। परिवार में भी लोगों से प्रॉब्लम होता है, पड़ोस में भी लोगों से आपको प्रॉब्लम होता होगा, पड़ोस के लोग भी आपको दुखी करेगा। तो एक अच्छा जीवन स्तर चाहिए, एकदम शांत माहौल में जीवन चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का विकल्प होना चाहिए। जिस पार्टी को मन है वो पार्टी को वोट दे सकते हैं, जिसको वोट नहीं देना है नहीं दे सकते हैं। आप किसी से बाध्य नहीं है। बोलने की आज़ादी होगा, नागरिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के विविध तत्व होनी चाहिए। अपनी सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जो भी चाहिए वो सब चाहिए। ये ऐसे विकल्प है जिसके अभाव में अन्य विकास पे जो है बाधा पड़ता है। और जितना भी सरकार देख रहे हैं, इस सब का उद्देश्य इसी को प्राप्त करना है, मानव विकास का ही प्राप्त करना है। यानी विकल्पों में विस्तार, यानी इस विकल्प के अभाव में आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पैसा हो गया और शिक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं है, वोट देने ही नहीं दे रहा है, अपना स्वाभिमान की रक्षा आप नहीं कर सकते, तो पैसा किस काम का? किस काम का? पढ़ लिए लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं, पढ़ लिए लेकिन बीमार ही पड़ रहे हैं, वोटें नहीं देने दिया जा रहा, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया है, तो किस काम का? तो ये ऐसे विकल्प है जिसके अभाव में मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम लोग मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य देखिए। आर्थिक विकास और समृद्धि जो है, मानव विकास उद्देश्य है और आर्थिक समृद्धि उसका साधन है। इस देश के जितने भी विकास, आर्थिक समृद्धि, विकास, जीडीपी वृद्धि देख रहे हैं, सबका उद्देश्य होता है मानव विकास करना। पूरी संस्था, विश्व के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, राष्ट्रीय सरकार देख रहे हैं, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, पंचायती राज संस्थान या आप लोग भी जाएंगे, सबका उद्देश्य रहेगा मानव का विकास करना। तो आर्थिक समृद्धि क्या है, उद्देश्य है। मानव विकास उद्देश्य है, आर्थिक समृद्धि उसको प्राप्त करने का साधन। सरकार का मानना है कि हम आर्थिक समृद्धि करेंगे तो मानव विकास होगा। कैसे मानव विकास होगा? देखिए, आर्थिक समृद्धि होगा तो लोगों की उत्पादन बढ़ेगा। आर्थिक समृद्धि यानी उत्पादन बढ़ना, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी।
आय बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगा, लोगों की संपन्नता होगी, और संपन्नता होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब में आप खर्च करेंगे। उत्पादन होगा तो सरकार को राजस्व मिलेगा टैक्स के रूप में, उस टैक्स से सरकार आपके विकास पे खर्च करेगी। अब विकास के लिए सड़क बनवाएगी, पुल बनवाएगी, स्वास्थ्य, शिक्षण संस्थान, ये सब जो है, व्यापार, ये सब जो है व्यापार करेगी, ताकि आपके जीवन स्तर को उन्नयन किया सके, देश को विकसित कर। देश को विकसित बनाने का अर्थ है लोग को विकसित बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जो सड़क, पुल, पुलिया, जितने रेल मार्ग बनाए जाते हैं, हवाई जहाज, ये सब आपके लिए बनाए जाते हैं, तो उद्देश्य है। और मानव विकास ऊंची उत्पादकता का साधन है। अगर आप स्वस्थ है, शिक्षित है, पुष्ट पुष्ट है, तो आप काम करने में बेहतर रहेंगे। बीमार पड़ जाइए ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो निवेश किया जाता है उसको माना जाता है कि ऊंची उत्पादकता का साधन है मानव विकास। लोगों को शिक्षित बना दीजिए, स्वस्थ बना दीजिए, कौशल ज्ञान में सक्षम बना दीजिए, वो उसका विकास हो जाएगा। और मानव विकास से सामाजिक स्थिरता, सारे लोग शिक्षित, स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, कौशल युक्त है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो समाज में एक शांति स्थापित होगी, उपद्रव नहीं होगा, सामाजिक उपद्रव कम होगा, समाज समझ रहे, शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होगा। जहां पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां देखिए क्या स्थिति है। भौतिक पर्यावरण सुधार, मानव विकास होगा तो क्या होगा? मानव विकास, स्वच्छ ईंधन पे खाना बने, गरीबी नहीं होगा, स्वच्छ ईंधन पे खाना बनेगा, लकड़ी उपले पर खाना नहीं बनेगा, साफ सफाई होगा, जिससे पर्यावरण में सुधार होगा। अब गरीबी के कारण क्या होता है, लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, साफ सफाई को मेंटेन नहीं करते हैं, बीमारी फैलता है, जैव विविधता की हानि होती है। तो अगर आप मानव को विकसित कर देंगे तो निश्चित रूप से भौतिक पर्यावरण सुधार होगा, एक स्वस्थ समाज का गठन होता है। सभी लोगों को विकास कर दीजिए। मान लीजिए बहुत सारा गली जो है, बहुत सारा जो है सोसाइटी बहुत डेवलप है, जैसे नोएडा के, गुड़गांव के बहुत सारे सोसाइटी डेवलप है, एक स्वस्थ समाज है। लेकिन भारत में स्वस्थ समाज नहीं है, यहाँ दबंगई और दबंगई और असामाजिकता तो बहुत भर भर के है। लोगों के पास समझ नहीं ना है भारत में, भारत के लोगों के जीवन जीने के तौर तरीका ही नहीं पता है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको कैसे जीवन चाहिए, लोगों में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था लोगों में मूल का विकास नहीं करता है, मानवीय मूल नहीं भरता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था धन कमाओ, अरे धन कमाओ, लेकिन कमाइए तो उस धन कमाने के माध्यम दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पैसा बन जाता है, स्टेटस मेंटेन करने लगते हैं, गरीब आदमी के साथ भेदभाव करने लगते हैं, ऊंच नीच का अंतर करने लगते हैं, तो ये सब जीवन नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर स्वस्थ समाज कुछ नहीं है। सारे लोग, किसी में नैतिकता है, अब ईमानदारी है, और किसी में जो है सहानुभूति उदारता है, सब बहुत कम लोगों में यहाँ है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ब्रिटेन के कल्चर देखिए, वहाँ के लोग वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है। एक लोकतांत्रिक मूल्यों का क्रियान्वयन होता है। अगर मान लीजिए मानव विकास होगा तो लोग जो है क्या होगा, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में जागरूक होंगे, चाहे नागरिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, उसका उपभोग करेंगे, मताधिकार को समझेंगे, सत्ता को समझेंगे, अच्छी जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, और शासन व्यवस्था बहुत अच्छा से इंप्लीमेंट होगा, क्रियान्वयन होगा। उसके बाद मानव विकास जनसंख्या को कंट्रोल करने का भी माध्यम माना जाता है। अब देखिए, विकसित देशों का साक्ष्य है, केरल का भी उदाहरण हमारे पास है, बिहार का भी उदाहरण है। जब लोगों का विकास होगा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो लोग कम बच्चों की आवश्यकता महसूस करते हैं। अब खास करके महिलाओं में, अगर महिला शिक्षित है, स्वस्थ है, तो अधिक बच्चे की चाहत उनकी कम हो जाती है, वो अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो परिवार के आकार को छोटा करने में भी कहा जाता है कि महिला को एम्पावरमेंट कर दीजिए। लोग अब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो एम्पावरमेंट लोग हैं, बच्चों की संख्या कम देखेंगे, समझ रहे हैं। इधर 1990 के बाद, उससे पहले तो एम्पावरमेंट लोगों के पास भी सब बच्चे थे, तो परिवार के आकार को छोटा करने का साधन माना जाता है, खास करके महिलाओं को शिक्षा पर।
अब प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और 23-24 सूचकांक जारी किया गया है। 2024 में ही इसका डेटा 2022 का ही है। तो मानव विकास सूचकांक के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास का माप 3 स्तरों पर की जाती है। एक दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि और जीवन स्तर। तीनों ये जो 3 पैरा संकेत है, 3 संकेतकों के आधार पर पूरे विश्व में अलग अलग देशों के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक विकास का मापने का भी उपकरण है। इसमें दीर्घ और स्वस्थ जीवन का माप किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति जन्म के समय जन्म ले रहा है वो कितना वर्ष एक्सपेक्टेड जिएगा। तो भारत में अगर देखेंगे 1990 में 57.9% 9 वर्ष जीता था, बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गया है। ज्ञान की उपलब्धि का माप जो है 2 स्तरों पर की जाती है। स्कूल में व्यतीत की जाने वाली संभावित वर्ष, स्कूल में व्यतीत और औसत वर्ष। यानी कोई बच्चा स्कूल में कितना वर्ष बिता सकता है। भारत में 1990 में 7.6 वर्ष था, 2022 में बढ़कर 12.6 वर्ष हो गया है। स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष देखेंगे, भारत में 3 वर्ष एक बच्चा जो है 1990 में पढ़ता था और 22 में 6.57 वर्ष हो गया है। जीवन स्तर में देखेंगे तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को लिया जाता है मापने के लिए। तो 1990 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $1787 था, जो 2022 में बढ़कर $6,951 हो गया है। एचडीआई मूल्य में देखेंगे तो 1990 से 22 में भारत के एचडीआई स्कोर में 48% की वृद्धि हुई है और 2000 एचडीआई वैल्यू देखेंगे 1990 में 0.429 था, 2022 में बढ़कर 0.64 हो गया है। यानी मानव विकास के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों में भारत व्यापक प्रगति किया है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद एक वैश्विक खुशहाली सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र सतत नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इसके आधार पर पूरे विश्व भर में खुशहाली का मापदंड, ये सब आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के मापने का उपकरण है और इसमें 6 आधारों पे किसी देश के खुशहाली का मापा जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, उदारता, जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा। इसी आधार पर अलग अलग देशों के खुशहाली का स्तर जो है मापा जाता है। दोनों सूचकांकों में भारत की स्थिति बहुत खराब है। अब प्रश्न है कि मानव विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है, वह देखना है। पहला है सामाजिक सेवा। तो देखिए मानव विकास के लिए क्या है, मानव विकास करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, जो वंचित तबके हैं उसको आपको मुख्य धारा में जोड़ना होगा। वित्तीय समावेशन हो, पेयजल हो, खाद्य सुरक्षा हो, आवास हो, इस सब पर आपको जो है पूरी तरह से ध्यान देना होगा। तो आप देखिए कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर केंद्र राज्यों के संयुक्त रूप से सामाजिक सेवाओं पर व्यय में काफी वृद्धि किया है। 2016-17 में केंद्र और राज्य दोनों को संयुक्त रूप से जो सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत 10.4% था, 2024-25 में बढ़कर 25.67% हो गया है। बजट अनुमान है आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार। शिक्षा पर को बेहतर करने के लिए सरकार नई शिक्षा लाई है, सब शिक्षा अभियान शुरू किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। संविधान में शिक्षा के प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1921 का भी प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है, निजी कर्तव्य में प्रावधान है शिक्षा के लिए। उसके बाद पूरे देश में जो है विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया है। 44 लाख खाता खोला गया है और सरकार जो है जो कमजोर वर्ग है ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरी में इससे एम्पावरमेंट हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार आयुष्मान भारत हो या स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 हो, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र हो, इस सब की स्थापना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो शुरू किया है। उसके बाद खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए आईसीडीएस प्रोग्राम हो, आईसीडीएस वही मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसके अलावा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गरीब कल्याण अन्न योजना।
इस सब के माध्यम से सरकार खाद्य सुरक्षा 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करा रही है सरकार। कौशल विकास के लिए कौशल उन्नयन नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से क्या होता है, अगर लोगों को कौशल विकास कर देंगे तो लोग जो है जॉब मार्केट में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में उच्च वेतन के रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनका एम्पावरमेंट होता है। आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण दोनों है, रोजगार के लिए बहुत सारा, मेक इंडिया हो, स्टार्टअप हो, मनरेगा हो, पीएम गति शक्ति हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, तो ये सब जो है ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे। सौभाग्य योजना, हर घर में पूरे देश के लोगों में बिजली पहुंचा दिया गया है सौभाग्य योजना के तहत। सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत दिव्यांग, वृद्ध, विधवा इस सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सामान्य लोगों के लिए अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत किया गया है। उसके बाद जो है बुनियादी ढांचा देखते होंगे, सरकार सड़क, पुल, पुलिया इस सब पर, पूरी रेलवे क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो, या रेलवे हो, या वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, सबका विकास कर रही है। तो समावेशी विकास के लिए, मानव विकास के लिए ये सब बहुत जरूरी है और सरकार इस सब के लिए जो है प्रयास कर रही है। अब सामाजिक आर्थिक विकास में क्या चुनौती है सब लिख दिया गया है पीडीएफ में। अब देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, HDI, मानव विकास सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, और सामाजिक आर्थिक विकास में चुनौती, इसमें निम्न रैंकिंग के क्या कारण है और सामाजिक आर्थिक विकास में क्या चुनौती है, सबको एक ही साथ जो क्वेश्चन आएगा उसी को लिखिएगा। मान लीजिए आ जाएगा मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 134वीं है, तो निम्न रैंकिंग के क्या कारण है, GHI में निम्न रैंकिंग क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्न रैंकिंग क्या कारण है, तो सबका कॉमन आंसर होगा। तो सबसे बड़ा है GDP के अनुपात में शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक व्यय की जरूरत। अगर आप देखेंगे GDP के अनुपात में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय, तो शिक्षा पर GDP में मात्र 3% व्यय किया जाता है, जो अगर विकसित देशों की तुलना करेंगे तो अगर नीदरलैंड की तुलना करेंगे, स्विट्जरलैंड की तुलना करेंगे, फिनलैंड की तुलना करेंगे तो 7% व्यय करता है और आप जो है मात्र 3% कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपका व्यय जो है 1.9% है, जबकि विकसित देशों का जो है 4% 5% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2.5% व्यय करना था 2025 तक, लेकिन अभी भी 1.9% है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भर है अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए। यानी अभी भी बैंकों में सबका खाता नहीं है, और जब बैंकों में निर्भरता, और बैंक में यही नहीं, जिनका खाता है उनको ही बैंक से कोई बैंकिंग उत्पाद का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, उनमें वित्तीय साक्षरता नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक समृद्धि के लाभों में असमान वितरण। अभी हाल के वर्षों में आर्थिक समृद्धि तेज हुआ है, लेकिन इस आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको नहीं मिल रहा है। देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी देश की 40% संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास है। देश की कुल आय का 22% 1% आबादी के पास है। तो जो हाल में आर्थिक समृद्धि हो रही है उसका लाभ तो सबको नहीं मिल रहा है, वो तो ऊपरी जो लोग है उसको। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक रिपोर्ट है कि देश में मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो 25,000 या उससे ऊंचे के वेतन पर काम करते हैं। बाकी 90% का वेतन 25,000 से कम पर काम करने के लिए विवश है। अब जो आदमी, देश के 90% आबादी 25,000 से कम के वेतन पर काम करते हैं, तो उनकी देख लीजिए क्या स्थिति होगी। उसके बाद प्रशासनिक, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में प्रशासनिक दक्षता की अभाव है, दक्षता की चुनौती है। आप देखेंगे सारे वेलफेयर प्लान से भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार है। निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक क्षेत्र में। अब कोचिंग वाले से गुमराह करके पैसा कमाते हैं तो भी भ्रष्टाचार है ना। पैसा ले लिया, आपका कोर्स पूरा नहीं किया, आपको उलझा दिया, ये भी भ्रष्टाचार है। डिजिटल विभाजन, आज भी ग्रामीण शहरी क्षेत्र में डिजिटल विभाजन है। इसके अलावा समाज के विभिन्न समूह, सामाजिक, SC ST और जेंडर, देखिए कितना डिजिटल विभाजन है। ग्रामीण क्षेत्र में 63% लोग जो इंटरनेट पर सर्च करने की स्थिति में, जबकि शहरी क्षेत्र में 74% है। आर्थिक सर्वे 24-25 कह रहा है भारत सरकार का।
उसके बाद प्राकृतिक आपदा। भारत जो है प्राकृतिक आपदा प्रबंध कंट्री है। यहाँ प्राकृतिक आपदा हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी राज्य में, क्षेत्र में बाढ़, सूखा, सुनामी सुनामी अब तटीय क्षेत्र में चक्रवात की समस्या बनी रहती है हमेशा। तो तटीय क्षेत्र के लोगों की आय प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, उनकी जीवन जो है गुणवत्ता पर असर पड़ता है। बिहार में देखेंगे तो बाढ़, सूखा, जो मैदानी क्षेत्र में से बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता है, तो इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई। जनसंख्या दबाव। भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला 104 जनसंख्या वाला देश है। 144 करोड़ जनसंख्या हो गया है, जबकि संसाधन आपके पास सीमित है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सामाजिक सीमित सामाजिक सुरक्षा दे रहे। भारत में जो है 90% कामगार तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जब तक लोगों की सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे तो कैसे होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम चुनौती है। एक तो अभी भी पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो 1/4 लोग तो अभी भी निरक्षर है देश में। साक्षरता दर के मामले में छीजन दर अधिक है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, डिजिटल शिक्षा में विषमता व्याप्त है। अभी महिला साक्षरता काफी कम है, 40% महिला अभी भी निरक्षर है 11 की जनगणना के अनुसार। तो उसके बाद उस शिक्षा जो है कि लागत अधिक होने के कारण बहुत सारे कमजोर वर्गों की शिक्षा तक पहुंच की संभावना सीमित हो गई है। तो ये सब जो है चुनौती है, और शिक्षा पर व्यय भी निम्न है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो अभी भी लोग जो है इलाज कराने के लिए अपने पॉकेट मनी पर निर्भर है। और पॉकेट मनी पर निर्भर अर्थ है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें कुछ पैसा, ज्यादातर पैसा तो स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, तो उससे आप भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। उसके बाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमताएं व्याप्त है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य लागत बढ़ जाने के कारण जो है बहुत सारे लोगों की जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच ही नहीं है। डॉक्टर और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में देखेंगे तो काफी विषमता है। तो ये स्थिति है। और तो अब ये सारी समस्या कहीं कहीं जीवन की गुणवत्ता को, और अभी भी कृषि पर बड़ी संख्या में जनसंख्या निर्भर है, और जब बड़ी संख्या में कृषि पर लोग निर्भर रहेंगे तो उनकी आय नहीं बढ़ेगी। देश की 46% आबादी जो है कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। देश की 68% आबादी जो अभी भी गांव में रहता है, और उनका रोजगार का आजीविका का स्रोत कृषि है, और कृषि का उत्पादकता का स्तर निम्न होता है। कृषि औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में उसमें कम आय प्राप्त होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी आय नहीं बढ़ पा रही है, और आय नहीं बढ़ने के कारण वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई पर खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि मानव विकास है गरीबी के जो चक्र में पड़े रहते हैं। बिहार सरकार का प्रयास देखेंगे तो हाल के वर्षों में बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं में व्यय में वृद्धि किया है, और देखेंगे 13 गुना हाल के वर्षों में बढ़ा है। 2005-06 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का व्यय जो है 31.9% था, 2023-24 में बढ़कर 36.4% हो गया है। स्वास्थ्य में इस अवधि में 13 गुना वृद्धि हुआ है, और शिक्षा में 10 गुना वृद्धि हुआ है। यानी सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। और खेल, अब देखिए कौशल खेल के लिए देखिएगा तो मुख्यमंत्री खेल विकास है, मेडक लाओ, मेडक लाओ, नौकरी पाओ, पदक लाओ और नौकरी पाओ। राजगीर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया, हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो खेल कूद से क्या होता है, मानव विकास होता है। और सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि औद्योगिकरण जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगी तो मानव विकास ऊंचा नहीं होगा, गरीबी दूर नहीं होगा। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता योजना है, उद्यमी योजना हो या स्टार्टअप नीति हो, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 हो, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 हो, सब सरकार जो है चला रही है। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों के लिए मेधावृत्ति योजना शुरू किया गया है। मैट्रिक पास करने में पैसा दिया जाता है, इंटर पास करने में पैसा दिया जाता है, ग्रेजुएशन करने में पैसा दिया जाता है। उसके बाद आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, टीचर की नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।
तो आप इससे क्या इम्पावरमेंट होगा? जीविका योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है लाया जा रहा है। उसके बाद जो है जल जीवन हरियाली मिशन अथी, उसके बाद जो हर घर नल का जल 7/1 के तहत हर घर नल का जल है। बिहार कौशल विकास के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। महादलित विकास मिशन का शुरुआत किया गया है। तो ये सब तमाम ऐसे प्रयास जो है किए जा रहे हैं मानव विकास के लिए। उसके बाद कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की आय बढ़े और लोग मानव विकास सुनिश्चित कर सके। और बिहार में मानव विकास की क्या क्या चुनौती है? सबसे बड़ा चुनौती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। आज भी जानते हैं कि देश के राज्य के 54.2% आबादी अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र में आय स्तर कम होता है औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में। इसका परिणाम क्या होता है? और भी बिहार में क्या है कि उत्तर बिहार प्राकृतिक आपदा प्रबंध क्षेत्र है, दक्षिण बिहार में सूखा प्रबंध क्षेत्र है। तो अब कृषि पर निर्भर लोग हैं। अब कृषि में जलवायु परिवर्तन कारण कभी फसल दह जाता है, तो कोई मिट्टी का क्षरण हो जाता है, कभी सिंचाई सूखा पड़ जाता है। इससे चुनौती बढ़ गई है। तो क्या है कि एक तो कृषि में आय कम होता है, ऊपर से जो आय है उसमें भी चुनौती है। इसका क्या परिणाम होता है कि लोग की आय ही, गरीबी ही दूर नहीं होता है, लोग की आय ही सृजन नहीं हो पाता है, और उनकी जीवन की गुणवत्ता काफी रहती है। दूसरा, औद्योगिकरण का विस्तार सीमित। देखिए, बिहार के जीबी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है 7.6%, जबकि भारत के जीडीपी में 17% है। यहाँ जीबी है, जीडीपी है 17%। जब तक औद्योगिकरण नहीं करेंगे तब तक लोग की आय नहीं बढ़ेगी, लोगों की संपन्नता नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ स्थिति है। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आय नहीं बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा, तो यह स्थिति है। उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौती। हाल के वर्षों में शिक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि की गई है, लेकिन अभी भी चुनौती है। अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी चुनौती बिहार में देखने को आपको मिलेगा। एक तो विद्यालय की जो गुणवत्ता है, पठन पाठन की जो गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी चुनौती है। गुणवत्ता मेंटेन करने की सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। और सृजन दर, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी अधिक है। छात्र शिक्षक अनुपात अब मेंटेन हो गया, राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया है। मतलब नई शिक्षा नीति के बराबर में आ गया है, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो अभी भी 44% जितने डॉक्टर का स्वीकृत पद है वो रिक्त है। तो बड़े पैमाने पे एएनएम, नर्स, इस सब का जो है रिक्त पद है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विषमता है। प्रति 10 लाख की आबादी पर देखेंगे तो अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या में काफ़ी विषमता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद जनसंख्या का दबाव है। अब देखिए, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या और राज्य के संसाधन सीमित है। अब जो है, अभी जनसंख्या में देखेंगे तो 13 करोड़ जनसंख्या हो गया है, और इस 13 करोड़ जनसंख्या, अब अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है, और आय भी नहीं है, तो सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार को खर्च करने के लिए संसाधन भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, सरकार का अधिकांश खर्चा जो है उपभोग पर खर्च हो जाता है, तो विकास कैसे होगा? और जब विकास नहीं होगा तो लोग मानव विकास नहीं होगा। अब जनसंख्या अधिक होने का सरकार का सारा खर्च जो है कहाँ चला जाता है? अब देखिए, 31% जो है राज्य सरकार का जो है बताए थे आपको यहाँ पे, 36% खर्चा सरकार जितना खर्च करती है उसका 36% तो सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च कर रही है सरकार। तो कितना बचेगा? 64% में सब चीज करना है। तो संसाधन, जनसंख्या अधिक होने का सरकार को खास सुरक्षा, पोषण, पेयजल, इस पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों में खर्च करने के लिए संसाधन की कमी पड़ती है। प्राकृतिक आपदा के कारण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा से जो प्रबंध क्षेत्र है, जिसका जीवन की गुणवत्ता, घर दह जाता है, मकान बह जाता है, सड़क पुल पुलिया ढह जाता है, सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, लोगों को भी अपने जेब से अधिक खर्च करना पड़ता है। आपदा के बाद स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाता है, बच्चों की स्कूल प्रभावित होती है। इससे मानव जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बिहार में।
वित्तीय संसाधन की चुनौती, राज्य की जो है, राज्य का अपना कर राजस्व मात्र 27.7% है। यानी राज्य की जो भी आय है उसका 27.7% ही अपना है। बाकी तो आप कहाँ से, केंद्र से निर्भर प्राप्त कर रहे हैं। 72% आपकी जो आय है वो तो केंद्रीय करों और सहायता अनुदानों पर निर्भर है। जब संसाधन आपके पास नहीं होगा तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य पे, पोषण पे, खेल कूद, संस्कृति गतिविधियों पे, मानव विकास पे खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो मानव विकास की गुणवत्ता खराब की खराब ही रहेगा। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप खर्च कहां से करेंगे। तो यह स्थिति है। उसके बाद आर्थिक, हाल के वर्षों में आर्थिक समृद्धि तेज हुई है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, लेकिन इस तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी जिलों में नहीं पहुंच पाया है। पटना जिला की आय या सीहोर जिला की आय में देखिए ना कितना अंतर है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति पेट्रोल की प्रति व्यक्ति 1000 टन पेट्रोल की खपत, रसोई गैस की खपत, डीजल की खपत में विभिन्न जिलों की विषमताएं हैं। और नगरीकरण का निम्न स्तर है। आज भी देश के बिहार के 90% आबादी गांव में रहती है, जिसका परिणाम क्या है कि गांव में रहने वाले लोग कृषि पर निर्भर है, आजीविका के लिए, रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं और कृषि में आय का स्तर कम है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र जो असंगठित क्षेत्र होता है वो हमेशा मौसम के प्रति जो है संवेदनशील है। इसका क्या परिणाम होता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार ही नहीं हो पाता है। तो आप जो नेता लोग कहता है कि बिहार में जस के तस, अरे बिहार में जस के तस नहीं है, बिहार की स्ट्रक्चर ऐसा है। कोई भी सरकार आएगा तो यही करेगा। सभी लोगों को कहां से आय देगा, कहां से पैसा दे दीजिएगा। ना आपके पास पैसा है, ना कोई उद्योगपति आपके यहाँ जाना चाहता है, तो कहां से विकास होगा। कोई भी सरकार आएगा ना तो दशा में सुधार नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर, आप दशा में सुधार एक ही काम हो सकता है, आप नगरीकरण को बढ़ावा देंगे, औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, दशा में सुधार हो जाएगा। सरकार जोर दे रही है और जनसंख्या का दबाव जो है आप जानते ही कितना अधिक है। तो ये सारी समस्या है, आपको बता दिया गया है। अब आपको पीडीएफ पढ़ना है और मानव विकास की उपलब्धि आप देख लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।